साधना ने कभी भी सोचा न था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। शादी से पहले वह कितनी हंसमुख और मिलनसार थी। उसकी न जाने कितनी सहेलियां थीं। किसी भी उत्सव पार्टी वगैरह में उसके जाते ही जैसे जान आ जाती थी। उसके गीत, चुटकुले, कह कहे और खूबसूरती हर एक को उसके आस पास रहने को मजबूर कर देती थी। लेकिन अब तो वह ऐसी पार्टियों में जाना से कतराती है, पर समाज से कटकर भी तो नहीं रहा जा सकता। इसलिए जब कभी मजबूरी में जाती भी तो ऐसी कुछ बातें उसके कानों से टकरा ही जाती जो उसे विचलित कर देती थी। रोहित जी कितने अच्छे और हंसमुख हैं और उनकी बीवी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। हर समय उसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर एक खूबसूरत भी तो बहुत है, इसी का घमंड होगा। कोई कहती, अरे रोहित जी भी किसी से कम है क्या, जरा भी घमंड नहीं करते। तुरंत कोई उनकी तरफदारी के लिए खड़ा हो जाता। रोहित जी किसी से भी हंसते बोलते नजर आ जाएं तो ऐसे देखती हैं जैसे अभी निगाहों से ही भस्म कर देंगी, और सामने वाले की भी ऐसी बेइज्जती कर देती हैं कि वह उसे देखता ही रह जाता है। एक और आवाज साधना की पिटाई में उभरी। सुना है रोहित जी ने कॉलेज के किसी मेले में ऐसे देखा था और फिर ऐसे फिदा हुए, उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया और फिर उसे अपनी दुल्हन बनाकर ही माने। फिर उसकी खूबसूरती के आगे ऐसे झुके कि आज तक सिर झुकाए हुए हैं कि कहीं फिर से किसी की खूबसूरती के आगे न झुक जाए। यही सोचकर साधना सैलाब आने से पहले ही उन्हें रोक देती है। ऐसी शोक बात पर हर कोई मुस्कुरा उठता और साधना मन ही मन कट कर रह जाती। बेचारे रोहित जी कितने शरीफ हैं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कितनी शराफत से बात करते हैं, कभी गलत निगाह से नहीं देखते। और उनकी बीवी, काश वे मुझे पहले मिल जाते तो इतने शानदार इंसान को मैं अपना बना ही लेती। अच्छा तो अब कोशिश कर लो, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। अच्छा उनकी बीवी को देखा है, जान से मार डालेगी मुझको। हाँ भाई, यह तो ठीक कहती हो तुम। फिर तो यही शुभकामनाएं दे सकते हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही कोई इंसान मिल जाए। हाँ भाई, हमारी भी यही कामना है। शरारत भरी आवाज आती। साधना धीरे से गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखती, फिर मन ही मन उनसे कहती, उफ, ये कैसी शुभकामनाएं दे रही हो। नादान लड़कियों, तुम्हारा भला तो इसी में है कि तुम्हें रोहित जैसा इंसान ना मिले। रोहित की तारीफ सुनकर साधना का मुंह कड़वा हो जाता था। दोस्त, पड़ोसियों और रिश्तेदारों सभी की यही राय थी कि रोहित अपने नाम के अनुसार है। अब सबको बड़े हंसमुख सरल स्वभाव से आकर्षित करने वाले, और साधना हद से ज्यादा घमंडी, शक्की और बुरा व्यवहार करने वाली महिला है। इस तरह की बातें साधना के लिए नई नहीं थी। उसे अक्सर इसी तरह की बातें किसी न किसी के रूप में सुनने को मिल जाती थी। सबका यही सोचना था कि रोहित एक शरीफ जिंदादिल इंसान है और अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर पत्नी से रिश्ता निभा रहे हैं, वरना साधना जैसी पत्नी को तो तलाक दे देना चाहिए था। हर एक की हमदर्दी रोहित के साथ थी। रोहित का बाहरी रूप सारी दुनिया के सामने बहुत प्रभावशाली था, पर पत्नी होने के नाते साधना अच्छी तरह जानती थी कि वे किस तरह के इंसान हैं। अगर बुराई, धोखा, मन के छल और हवस का इंसानी रूप दिया जा सकता तो उसकी सूरत रोहित से अलग न होती। हाँ, यही सोच थी साधना की अपने पति के बारे में। वह रोहित से नफरत करती थी, फिर भी अपनी बेटी के कारण ही उसके साथ रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि माँ बाप का अलगाव बच्चों के लिए बहुत दुखदायी होता है। उससे उनका सही विकास नहीं हो पाता। वह अपनी बेटी को सशक्त, सफल इंसान के रूप में देखना चाहती थी। साधना के मन में बातों में कड़वाहट का कारण रोहित ही थे। पहले साधना उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानती थी। उसे याद था कि जब रोहित की तरफ से उसके लिए रिश्ता आया था तो वह हैरान रह गई थी। उनके दोस्त की बीवी ने जब उसके प्रति रोहित की दीवानगी का बखान किया था तब साधना ने हैरानी से आईने में देखा था कि क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ। रोहित अकेले रहते थे। अपना घर, शानदार नौकरी, कंपनी से मिली गाड़ी, उनके बारे में साधना के पापा ने अच्छी तरह जानकारी लेने के बाद संतुष्ट होकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी।
और जब बारात साधना के दरवाजे पर आई तो देखने वाले वाह करके कह उठे। कामदार शेरवानी में रोहित चांद की तरह चमक रहे थे। महिलाओं और लड़कियों में रोहित की स्मार्टनेस के भी चर्चे थे। खूबसूरती में तो साधना भी कम नहीं थी। इस लुभावनी जोड़ी पर से लोगों की आंखें नहीं हट रही थी। शादी के बाद साधना ने जाना कि वाकई रोहित कमाल के इंसान है। वे देखने में तो खूबसूरत थे ही, उनकी बातें भी बहुत खूबसूरत थीं। यूँ भी रोहित से पहले साधना के मन में किसी और ख्याल नहीं आया, इसलिए जल्दी ही रोहित के प्यार में रच बस कर वे खुद को दुनिया की सबसे सुखी पत्नी समझने लगी। घर में ज़्यादा काम तो था नहीं, सफाई बर्तन कपड़ों का काम नौकरानी ही कर जाती थी। रोहित ने तो कहा था कि खाना बनाने वाली भी रख लो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, पर साधना ने रसोई का काम खुद ही संभाल लिया था। रोहित का ध्यान रखना उसे अच्छा लगता था, इससे उसका समय भी आसानी से गुजर जाता था, वरना घर में और कोई तो था नहीं। रोहित के माता पिता में जल्दी ही अलगाव हो गया था। उसकी माँ उसे बचपन में ही पिता के हवाले करके किसी पूर्व प्रेमी के साथ चली गई थी। फिर रोहित की देखभाल नौकरों के हवाले कर दी गई। पत्नी की बेवफाई के दुख ने उसके पिता को नशे का आदी बना दिया, जिसके चलते वे बहुत ही कम समय में दुनिया से चल बसे थे। पर साधना जानती थी कि रोहित की परवरिश सही तरीके से न होने का प्रभाव उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा। एक बार रोहित के रिश्ते की बहन मिलने आई तो साधना को बहुत अच्छा लगा था। उसे जोर डालकर उन्हें रात के खाने पर रोक लिया था। दीदी की 12 साल की बेटी बहुत चुलबुली थी, सारे घर में चहकती फिर रही थी। घर में रौनक सी हो गई थी। रोहित भी दीदी से बातों में व्यस्त थे। फिर दीदी साधना के पास रसोई में आ गई और बेटी स्वीटी के कहने पर रोहित उसे छत पर ले गए। उनकी हंसी की आवाज़ रसोई तक आ रही थी। कुछ देर बाद साधना उन्हें बुलाने सीढ़ियों पर चढ़ी तो देखा रोहित स्वीटी की कमर में हाथ डाले उससे सटकर खड़े थे। स्वीटी इधर उधर हाथ से इशारा करके अपनी बात कहने में लगी थी, पर रोहित की आंखें भूखे भेड़िए की तरह उसे देख रही थी। साधना का दिल धड़क सा उठा। उसने एकदम से स्वीटी को आवाज़ दी तो रोहित ने अचकचाकर उसे एकदम छोड़ दिया। उस 12 साल की कमसिन लड़की को समझ ही नहीं आया कि उसके अंकल को अचानक क्या हुआ। तुम्हें दीदी बुला रही हैं, कहकर साधना ने एक नज़र रोहित पर डाली। वे कुछ घबराए से थे, जैसे चोरी करते पकड़े गए हों। पर खाने के समय साधना ने ध्यान दिया तो रोहित सामान्य ढंग से ही बात कर रहे थे, जबकि स्वीटी अंकल अंकल कहती उनके आगे पीछे घूम रही थी। रोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। साधना को अपनी सोच पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी। धीरे धीरे रोहित की बातों का जादू साधना के पूरे परिवार पर छल गया। शब्दों की मिठास और अपनेपन से हर कोई उनसे प्रभावित हो उठता था। माँ तो रोहित पर निछावर थी। उन्हें लगता था कि उनका दामाद नखरों और अकड़ से दूर बेटे जैसा है, और साधना की बहन नीलम तो उनके आगे पीछे ही घूमती रहती। रोहित नीलम के लिए आइसक्रीम चॉकलेट बर्गर जैसी ढेरों चीज़ें ले जाते तो वह खिल उठती। दोनों जीजा साली की खूब छेड़छाड़ चलती। साधना खुश थी कि रोहित उसके परिवार को अपना मानते हैं और खूब घुल मिल गए हैं। पर कुछ ही समय बीता था कि रोहित की सच्चाई साधना के सामने खुलने लगी। वे जवान से जितने मीठे थे उनकी सोच उतनी ही जहरीली थी। औरत उनके लिए ऐसा खिलौना थी जो मर्दों के खेलने के लिए बनाई गई थी। उनके दिल में रिश्तों की कोई इज्जत नहीं थी। उनकी माँ की लापरवाही के कारण उनके पिता के मुंह से निकले अपशब्दों ने इस रिश्ते की इज्जत भी खत्म कर दी थी। फिर उनकी कोई बहन भी नहीं थी। नौकरों की संगत और आज़ाद माहौल ने उनकी सोच को गलत दिशा दे दी थी। एक बार किसी गर्भवती स्त्री को देख उन्होंने इतना भद्दा मजाक किया कि साधना शर्म से गड़ गई। पर उसके बाद जो जैसे मोहित की सारी झिझक ही खत्म हो गई। वे राह चलती लड़कियों व फिल्मी हीरोइन पर ऐसी ऐसी बातें कहते कि साधना का खून खौल उठता। उसकी नाराजगी देखकर फिर बात को मजाक में टाल देता। रोहित को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ऊपर से इतना शानदार व्यक्तित्व रखने वाला इंसान अंदर से इतना घटिया सोच रखने वाला है। लेकिन साधना जानती थी कि औरतों से बाहरी तौर पर बहुत सलीके से बात करने वाला यह इंसान जब साधना से बात करने वाली महिलाओं को छिप छिप कर घूरता है तो उसकी निगाहों में क्या होता है। वो नहीं चाहती
कि ऐसी अप्रिय स्थिति कभी भूले से भी किसी के सामने आए। इसलिए वह मोहल्ले पड़ोस की औरतों से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखना चाहती थी। न खुद किसी के घर जाती थी, न किसी का आना पसंद करती थी, और लोग उसे शक्की, घमंडी व बदमिजाजी कहने लगती थी। साधना मन से तो उदास रहती थी, पर कुछ दिनों से उसका तन भी शिथिल सा होने लगा था। आखिर एक दिन चक्कर खाकर गिर गई तो रोहित उसे डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी होने की बधाई दी तो रोहित खुश हो गए और उनके नाज नखरे उठाने लगे। यह मत करो, वह मत करना, वजन मत उठाना, जैसी ढेरों बातें। कभी कभी साधना झुंझला भी जाती, पर रोहित उसका ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रखते। लेकिन साधना के मन में रोहित के लिए जहर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रोहित ने उसे अपने दोस्तों के सामने आने से मना कर रखा था। उनके हिसाब से उनके दोस्त ऐसी स्त्रियों का मजाक बनाते हैं। दूसरों की पत्नियों को ऐसी गंदी नज़र से देखने वालों को अब अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी थी। पति पत्नी के रिश्ते का कितना घिनौना रूप था उनके मन में। साधना का मन कसेला हो उठता था, पर धीरे धीरे साधना की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो रोहित ने नीलम को घर के कामों में मदद के लिए बुला लिया। नीलम चंचल लड़की थी, घर आते ही उसने सारे काम संभाल लिए। साधना और रोहित दोनों के काम वह पूरे मन से करती थी। उसके आने के से साधना भी कुछ निश्चिंत सी हो गई थी। नीलम अकेले में डरती थी, इसलिए वह साधना के पास ही सोती थी। काम करके थक कर वह ऐसी बेसुध होकर सोती कि उसे अपना ही होश नहीं रहता था कि उसके कपड़े कैसे अस्त व्यस्त हो रहे हैं। साधना ही उसकी चादर ठीक करती रहती। रोज बराबर वाले कमरे में सोते थे, पर बाहर निकलने का रास्ता साधना के कमरे में से ही था, इसलिए साधना नीलम का विशेष ध्यान रखती थी। एक दिन रोहित किसी दोस्त के साथ घर आए और साधना से बोले, नीलम से कहो चाय नाश्ता ले आए, मेरा दोस्त आया है, और हाँ तुम मत आना। साधना नीलम को बुलाने गई तो देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। उससे देख साधना का स्नेह उमड़ आया। उसने नीलम को उठाने का इरादा छोड़ दिया और उसे धीरे से चूम कर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय की ट्रे लेकर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खटखटाने ही जा रही थी कि अंदर से आती आवाज़ को सुनकर उसके हाथ थम गए। हाँ, साली आई हुई है, इतनी खूबसूरत है कि मैं तो मदहोश होने लगता हूँ। कभी कभी इतने करीब होती हैं कि सांसें रुकने लगती हैं। कयामत है यार। वह भी साधना के हाथ काँप गए। उसके कानों में धमाके होने लगे। यह आवाज़ तो लाखों में पहचान सकती है। यह आवाज़ नीलम के प्यारे जीजू की थी, जो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। रोहित भी उसे बच्ची गुड़िया कहकर बात करते थे। रोहित की स्त्री जाति के प्रति घटिया सोच को साधना समझती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनों के प्रति भी वे ऐसी ही सोच रखते हैं। यह उनकी घटिया सोच का हद से गुजरना था। क्या वह सच में बहुत हसीन है? दोस्त पूछ रहा था। हाँ, कच्ची कली है, रोहित आह भरकर कह रहा था। वाह यार, सामने अप्सरा है और तू तरस रहा है। दोस्त बेहूदगी से हंस रहा था। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी वो अभी बहुत छोटी है। रोहित जैसे अपनी मजबूरी पर दुखी था। साधना के तन मन में जैसे अंगारे सुलग उठे थे। भ्रम के सारे शीशे चूर चूर हो गए थे। वह अपने बेडरूम में आकर पलंग पर ढह गई। उसकी नज़र सोती हुई मासूम बहन पर पड़ी, जो शायद सपने में भी रिश्तों के सुनहरे फ्रेम में कैद उस शैतान की असली सूरत कभी नहीं देख सकती थी। साधना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। शर्मिंदगी से सिर झुका था और वे सारी शर्मनाक बातें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसे अपना होश नहीं रहा। क्या हुआ, क्या हुआ, आंखें खोलो। रोहित उसका कंधा पकड़े हुए थे। साधना ने आंखें खोली तो रोहित को देखकर उसे लगा जैसे उसके सामने भेड़िया अपनी लाल जवान बाहर निकाले लाल टपकाते हुए खड़ा है। उसके मुंह से जोर की चीख निकली और फिर वह बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर में होश आया होगा। नीलम उसके पास ही बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। साधना ने मुश्किल से खुद को संभाला। उस पर सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था। दीदी, क्या हुआ आपको? डॉक्टर कह रहे थे कोई गहरा सदमा पहुंचा है आपको। नीलम परेशानी से पूछ रही थी। साधना ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे।
उसके कारण ही उसकी प्यारी छोटी बहन घर के भेड़िए का निशाना बनी थी। साधना को रोता देख नीलम भी उसके कंधे से लग कर रोने लगी। तभी रोहित अंदर आ गए और नीलम को कंधे से पकड़कर उठाते हुए पूछने लगे, क्या हुआ बच्चे? तभी साधना ने नफरत के साथ रोहित के हाथ झटक दिए और जलती आंखों से रोहित को देखा। वह उसे उस हिंसक जानवर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार की तरफ घात लगाए बैठा रहता है और अवसर मिलते ही वार करके उसकी भूख मिटा लेता है। साधना के इस व्यवहार से रोहित सिर झुकाए बाहर निकल गए और नीलम हैरानी से साधना से पूछने लगी, दीदी क्या हो गया है? आपने ऐसा क्यों किया? साधना शून्य में देखकर बोली, शुक्र करो अभी कुछ नहीं हुआ, बस अपना सामान समेट लो, तुम्हें वापस घर जाना है। पर दीदी अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नीलम ने इतने भोलेपन से पूछा कि साधना मन ही मन रो उठी। गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई, जो एक शैतान को इंसान समझ बैठी। पर प्रत्यक्ष में बोली, जब अब तुम्हें तुम्हारी नहीं किसी बड़े की ज़रूरत है। अगर कल फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम कैसे संभालोगे? एक बेजान सी मुस्कुराहट लिए साधना ने बहन को समझाना चाहा। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो बहुत दर्द भरी थी। कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद समाज में घटती रहती हैं, पर उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।